मेरी उम्र इस वक्त 22 साल के करीब है और ये कहानी जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज कर रही थी। मैंने ताज़ा ताज़ा जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मेरी बड़ी बहन की उम्र मुझे 2 साल ज़्यादा थी। उसकी शादी 6 महीने पहले ही जमींदार घराने में एक लड़के से हुई थी, जो कि गांव में अपनी ज़मीनों पर खेतीबाड़ी की निगरानी करते थे। शादी के 2 महीने बाद मेरी बहन मायका आई तो उसने मुझसे कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में उनके ससुराल जाकर बिताऊं, जिसकी मैं हाँ भर ली थी, क्योंकि मैं भी दीदी के गांव का ससुराल देखना चाहती थी। गर्मियों की छुट्टी हुई तो मैं अपना सामान बांधकर उनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो दोपहर का वक्त था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। घर पहुंचते ही मैं नहाकर अपने कपड़े बदले थे। उसी वक्त मेरे जीजू भी खाने के लिए घर पर आ गए थे और उन्होंने हमारे साथ ही लंच किया था। थोड़ी देर के बाद वह दोबारा खेतों पर चले गए। उनका घर गांव से ज़रा सा हटकर खेतों में ही बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत था। उस घर को देखकर तो मैं हैरान हुई थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी दीदी ने मुझे रहने के लिए अपने बराबर वाला कमरा दिया था, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें उनका देवर रहता था, जो उम्र में मुझे 1 साल ही बड़ा था। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वह भी छुट्टियां गुजारने अपने घर आया हुआ था। जिस दिन मैं यहाँ पहुँची तो काफ़ी थकी हुई थी, इसीलिए जल्दी से ही सो गई। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे दीदी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझे कहने लगी कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं हैरान थी कि दीदी इस वक्त उठ गई है। शादी से पहले तो इस वक्त उनकी नींद शुरू होती थी। खैर, मैं तो चुप रही और उनके साथ सैर करने के लिए चली। सुबह सुबह ठंडी ठंडी घास पर चलकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। 20 मिनट चलने के बाद दीदी कहने लगे कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि आप चली जाए, मैं थोड़ी देर बाद कुछ वक्त और यहाँ पर गुजारना चाहती हूँ। दीदी तो वापस चले गए और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं देखती रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि दीदी का देवर ट्यूबवेल के पानी से नहा रहा था और उस पर कोई कपड़ा भी नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी भी मर्द को इस हालत में देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं खड़ी रही। मेरी मौजूदगी से पेपर होकर नहा रहा था। उसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकला कर खड़ा हो गया। मेरी नज़र जैसे ही उसकी टांगों के बीच गई तो मैं हैरान रह गई। इससे पहले मैंने सिर्फ तस्वीरों में ये सब देखा था, लेकिन हकीकत में आज पहली बार देख रही थी। उसने एक बार और पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर कपड़े पहन लिए और घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहीं रुकी और फिर मैं भी घर की तरफ चल पड़ी। उसको इस हालत में देखकर मैं काफ़ी हैरान हो चुकी थी। घर पहुंची तो दीदी नाश्ता लगा दिया था। मैं टेबल पर आई तो दीदी का देवर भी आ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उनको देखकर मैं काफ़ी शर्माई सी महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे जीजू किसी काम के सिलसिले में शहर चले गए तो दीदी ने अपने देवर को कहा कि वे मेरी बहन को अपना फार्म हाउस दिखा लाए, जिस पर वे कहने लगा, क्यों नहीं भाभी, ज़रूर। फिर वे मेरी तरफ देखते हुए बोले, चलो तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखा कर लाता हूँ। सुबह मैं उसको इस हालत में देख चुकी थी। इसके बाद मुझे उसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी और अब दीदी ने मुझे उसके साथ जाने को कह दिया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर, मैं इनकार न कर सकी और उसके साथ फार्म हाउस देखने के लिए चल पड़ी। हम लोग पैदल ही फार्म हाउस की तरफ चलती हैं। फार्म हाउस घर से कुछ ही फासले पर था। रास्ते में वह मुझसे बातें कर रहा था और मैं उसको हाँ कर रही थी। बातों के दौरान मैंने महसूस किया कि वह काफ़ी हंसमुख लड़का है। फिर कुछ देर के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए, जहां उसने मुझे अपने गन्नों और अमरूद के बाग दिखाए और उसके बाद वह अपनी डेयरी फार्म पर ले गया और कहने लगा, चलो मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूँ। उसने बताया कि इस फार्म में ऑस्ट्रेलियाई गाय है जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है। डेयरी फार्म के एक कोने पर एक बैल चल रहा था,
जिसके बारे में उसने बताया कि इस इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे ही पास है और उसको खरीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफ़र भी दिए थे, लेकिन हमें इसे बेचा नहीं। अभी वह मुझसे बातें ही कर रहा था कि बैल दौड़ता हुआ गाय के पास पहुंच गया और थोड़ी देर बाद ही गाय के साथ वह सब करने लगा। ये सीन देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी। मैंने फ़ौरन से अपनी निगाहें नीचे की तरफ की और उससे कहा, चलो यहाँ से मुझे घर पर जाना है। तो वह कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? तो मैं गुस्से भरे अंदाज में बोली, क्या ये सब दिखाने के लिए लाए थे? तो मुझे मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बैल का काम है, देखा नहीं तुमने, अपना काम कर रहा है। बैल अभी तक गाय के साथ ही लगा हुआ था। वे सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से वापस चली आई। फिर वह भी साथ हो गया और कहने लगा, देखो ये तो नेचुरल सी बात है, तुम बेकार में भी परेशान हो रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर मैं अपनी कदम तेज़ तेज़ उठाना शुरू कर दिए तो उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा, देखो यार, ये तो नेचुरल सी बात है, इंसान की तो यही सब कुछ करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे अपने बेडरूम में करते हैं और कोई उनको नहीं देखता। मैं खामोशी से चलती रही और घर जाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मेरी हालत ही ख़राब होने लगी। सुबह सुबह जीजू और दीदी को उस हालत में देखा था और बैल और गाय को ये सब करते हुए देख लिया। इसके बाद तो मुझे न जाने क्यों अजीब सा महसूस होने लगा। फिर मुझे नहीं मालूम कि किसी वक्त मुझे नींद आ गई। दोपहर के वक्त दीदी ने मुझे उठाया तो मैं दोपहर का खाना खाया और शाम को जीजू भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर रात का खाना खाया। इसी दौरान जीजू मुझसे कहने लगे, यहाँ की ज़िंदगी भी अजीब सी लगेगी तुमको सुमन, ये लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। मैं उनकी बातें खामोशी से सुन रही थी क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। खाने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, मगर अभी तक मेरी आंखों के सामने सुबह वाला मंदसौर ही घूम रहे थे, जिसमें मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कुछ देर बिस्तर पर लेटकर मैं भी सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद नहीं आई। जिस पर मैंने सोचा कि बाहर चलकर ताज़ा हवा में कुछ देर टहल लेती हूँ। यह सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। घर के चारों तरफ पर्दा था जिसमें काफ़ी अंधेरा था। मैं बरामदे में चल रही थी, दीदी के कमरे की खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर तो मैं खिड़की के पास ही रुक गई। खिड़की थोड़ी सी खुली थी और उस पर नेट लगी थी। कमरे के अंदर नीले रंग का 0 बल्ब जल रहा था। मैंने देखा कि जीजू बेड के पास खड़े थे और उन्होंने धोती पहन रखी थी, जबकि दीदी बेड के ऊपर बैठी हुई थी। न चाहते हुए भी मैं उनको देखती रही। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर चुपके से अपने कमरे में आ गई। और जवान थी और साथ में खूबसूरत भी थी। मेरे तो जज्बात ही संभलने न संभल रहे थे। जब से मैं यहाँ पर आई थी मेरी आंखों के सामने इसी तरह के दृश्य आ रहे थे। मेरा दिल अंदर से बेतहाशा बेचैन हो चुका था। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं चलने के लिए निकली तो उसी जगह जाकर रुक गई जहाँ कल मैं अपनी बहन के देवर को नहाते हुए देखा था। वह आज भी वहीं पर मौजूद था और मैं उस पेड़ की ओट में खड़ी होकर उसको देखने लगी। और कुछ देर बाद मैं घर लौट आई। अब मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। हर वक्त मैं उन्हें ख्यालों में खोई रहती थी। इस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं फिर बाहर आई और इस खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहाँ से कल रात जीजू और दीदी को देख रही थी। अभी वे दोनों इसी काम में लगे थे कि कोई अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने तुरंत से मुड़कर देखा तो दीदी का देवर मेरे पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे खामोश करने का इशारा करने लगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझसे कहने लगा, क्या देख रही थी तुम खिड़की में? मैं तो शर्म से मरी जा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था, लेकिन चंद लम्हे बाद वह हंसते हुए बोला, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? सभी मर्द औरतें यही काम करते हैं।
इस वक्त मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी और बुरी तरह से कांप रही थी। फिर वह कहने लगा, यार तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। सुबह जब गए गाय और बैल को एक साथ देखा, तुम तो बड़ी ही शर्मिला बनने की नाटक कर रही थी और आप अपनी बहन को और जीजू को चुप चुप कर देख रही हो। सुमन, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना कहकर मेरे करीब आया और फिर अचानक से उसने मुझे धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू कर दिया, तो न जाने क्यों मैं भी उसे रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि जैसे कुछ देर पहले दूसरे कमरे में दीदी थी और जीजू की आवाज़ सुन रही थी, उसी तरह दीदी और जीजू को भी इस कमरे से हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैं उसके कान में धीरे से कहा कि देखो, दूसरे कमरे में दीदी और जीजू हैं और वह हमारी आवाज़ सुन लेंगे। जिस पर उसको भी खतरे का एहसास होने लगा। फिर वह उठकर खड़ा हो गया और फिर मुझे चलने को कहने लगा। मैंने कहा, पर तो कहने लगा, मेरे पीछे आओ। तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलती। कमरे से तकरीबन 40-50 कदम फासले पर एक और कमरा था जो कि गेस्ट रूम की तरह था, जिसमें 2 बेड थे और अटैच बाथरूम था। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसने मुझ पर पूरी रात प्यार लुटाया। सुबह तक हम दोनों कमरे में ही रहे। इसके बाद तो जब तक मैं यहाँ रही सब कुछ होता रहा। फिर 1 महीने बाद मैं अपने घर वापस चली गई, मगर अगले साल की छुट्टियों में भी मैंने दीदी के ही घर पर गुजारी थी। लेकिन इस बार दीदी को मेरे और उसके देवर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। दीदी ने मुझे बहुत डांटा और कहने लगी, सुमन, ये जो तुम कर रही हो ये गुनाह है। शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैं सर झुकाए दीदी की डांट सुन रही थी। मैंने रोते हुए दीदी से कहा, दीदी मैं आपके देवर से बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर दीदी कहने लगी, तो पहले बताती ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा देती। कम से कम ये सब तो नहीं देखना पड़ता। कुछ ही दिन बाद दीदी ने माँ पापा से कहकर मेरा रिश्ता अपने देवर से करवा दिया और फिर हमारी शादी हो गई। दोस्तों, शादी से पहले किसी भी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना गुनाह होता है, लेकिन ये उम्र ही ऐसी होती है कि अपने आप पर काबू कर पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।